डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है मैं वो आपको कराने जा रहा हूँ। तो इसी क्रम में आज मैंने आपको गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये बेहद इम्पोर्टेंट है और जहां तक है हर बार आता है। तो मैं समझता हूं अगर आपने हमारे वीडियो पर ध्यान दिया तो आपके नंबर, आपके अंक हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे आने चाहिए। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको यहाँ नोट किया है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। जैसे मान लीजिए आपका एक इस प्रकार से ये पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है, एक अवतल पृष्ठ है। ये इसको दो भागों में डिवाइड करना है। अब दो भागों में किस प्रकार डिवाइड करना है? जैसे मान लीजिए ये एक सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन। और ये विरल माध्यम, ठीक है। इसका एक मिड पॉइंट पर कोई एक बिंदु आप ले सकते हैं पी। यहां पर आप इस प्रकार से यहां पर आप सी ले लें। ये क्या है? इसका जो पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, उसका ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, माना कि विरल माध्यम का जो वर्तनांक है वो हम n1 ले रहे हैं और सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या ले रहे हैं? n2 ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका मुखअक्ष है, सीपी इसका मुखअक्ष है। माना कोई वस्तु यहां पर रखी है बिंदु O पर, यहां से चलने वाला जो किरण है वो इसके यहां पर माने की टकराती है। सपोज कर लें ये बिंदु A है आपका, इस बिंदु पर कोई प्रकाश किरण जब टकराएगी, ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो पहले तो हम इसमें एक अभिलंब बनाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं ये क्या वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र क्या होता है कि किसी भी त्रिज्या पर अगर किसी मिलाया जाए तो वह उस पर 90 अंश का कोण अंतरित करता है। लाइक एज दिस, जैसे मान लीजिए वृत्त है, इसको त्रिज्या से मिलाए तो ये कोण दोनों 90-90 होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अविलंब है एक। ये हमने मान लिया अविलंब है, इसका कोई नाम दे दे, मान लीजिए बी नाम, सी ए बी एक कैसा है? अविलंब है। तो आपको मालूम है ये प्रकाश जो किरण है जो सीधी जा रही थी वो अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, इस प्रकार से ये झुक जाती है, ठीक है। एक बात आपको पता है, क्योंकि ये आपतित किरण है तो ये वाला जो कोण है, क्योंकि अविलंब है तो फिर ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। अब एक किरण सीधी जाती, जब इस बिंदु से होकर गुजरेगी तो ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? ये सीधी चली जाएगी। आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाशित केंद्र से गुजरती है तो वह बिना विक्षेप के सीधी निकल जाती है। और आपको ये जानकारी होगी कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कब बनता है? प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक क्या होता है कि प्रकाश की दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटे, तो जो उनका कटान बिंदु होता है वह उसका क्या होता है? वो उसका प्रतिबिंब होता है। अब एक बात बताइए, ये प्रकाश कण सीधी जा रही है यहां से, जब ये सीधी जा रही है तो आपको मालूम है ये जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती है तो फिर उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। दूसरी किरण आप देख पा रहे हैं, ये प्रकाश कण ये इस प्रकार से इधर झुक गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर होता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे शायद आपके समझ में आ रहा। अब ये प्रकाश कण इधर को जा रही है, ये वाली इधर को जा रही है, इस प्रकार की सिचुएशन है, तो ये कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, अर्थात इनका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने बनाया ही प्रतिबिंब के लिए है, तो उसका थोड़ा पीछे हटा लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु आई मान लीजिए, ले लिया हमने आई, तो आपको मालूम है ये पीछे, इसको भी पीछे बढ़ाइए
इसको भी पीछे बढ़ाइए तो एक दूसरे को ये बिंदु आई पर काटती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि आपको जानकारी है कि जब कोई प्रकाश कण किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है तो वह उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब है कि वस्तु O पर है, इसका आभासी प्रतिबिंब कहां बनना है? आई पर बनना है। ठीक, चलिए इसी क्रम में अगर यहां एक लंब डाल लें, क्या डाल लें? लंब। क्या डाला बेटा हमने? ये एक लंब डाल लें, माना ये पॉइंट M है, हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, दूसरी बात, यहां से आप लोग जानते होंगे ये दूरी क्या होती है? C माने वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो क्या होती है? R। तो ये दूरी कितनी हुई यहां से यहां तक? R। लेकिन आपको मालूम है जब दूरी इधर आपतित किरण की विपरीत दिशा में जब दूरी नापी जाती है तो फिर वो माइनस की होती है। तो ये माइनस R हो गई। यहां से यहां तक ये दूरी क्या? B। प्रतिबिंब की दूरी कितनी? B होती है। तो ये आपकी कितनी हो गई? -B। और ये है वस्तु की दूरी, तो ये दूरी आपकी कितनी? -U हो जाएगी। यहां से यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पहले तो आप इसका डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, ये शायद डायग्राम मैंने जो आपको बनाया है वो समझ में भी आया होगा। देखिए फिर से एक बार आप देख सकते हैं, ये एक हमारा अवतल पृष्ठ है, इसके C हमारा वक्रता केंद्र है। माना O पर कोई वस्तु रखी है जो जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब इस पृष्ठ के बिंदु A पर पड़ती है तो फिर अब एक बात होता है, हम जानते हैं ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है। माना विरल माध्यम का अपवर्तनांक n है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2। जब ये प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी तो आपको मालूम है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां क्या होता है? प्रकाश की किरण झुक जाती है। ठीक है, जब एक प्रकाश की किरण झुकेगी तो फिर हमें एक समस्या पैदा हो रही है। तो यहाँ अविलंब हो तभी तो पता चलेगी कितनी झुकेगी। तो हमने यहाँ पर एक C से A को C से मिला दिया। जब A को हमने C से मिला दिया तो यहाँ क्या बना? जब A को C से मिलाएंगे तो आपको मालूम है C क्या प्रकार, ये गोलीय पृष्ठ है, जिस गोले से काटा गया उसका केंद्र है और केंद्र से त्रिज्या पर, केंद्र से किसी चाप पर डाला गया जो लंब होता है, यानी अगर चाप केंद्र से अगर आप त्रिज्या मिलाएंगी तो वो हमेशा परिधि पर 90 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब ये कोण 90 और ये कोण यहाँ से 90 है। अब क्योंकि ये प्रकाश कण आ रही है, अवलंब है, तो ये कोण कितना आप I मान सकते हैं। ये क्या हो गया? I। इसको आप I लिख सकते हैं। और दूसरा आप देखें, अब ये एक किरण सीधी मुख अक्ष के समांतर चलती है जो बिंदु C से, ये मुख अक्ष है, एक प्रकाश किरण यहाँ से इस वस्तु से चलकर CP के माध्यम से जाती है। आपको मालूम है जब कोई प्रकाश किरण P से होकर गुजरेगी तो उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, वो सीधी चली जाएगी। अब देखिए आपको मालूम प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब एक प्रकाश किरण कहीं चल रही है ऐसी और दूसरी कैसे, अब जैसे यहां प्रकाश पड़ा तो आपको मालूम है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो जो आपतित किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती, तो ये अविलंब की ओर झुक गई। जब ये अविलंब की ओर झुक गई तो ये तो यूं जा रही है और ये सीधी ऐसी जा रही है, तो आपस में इनके मिलने का कोई औचित ही नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बने? तो इसको थोड़ा हमने पीछे हटाया यहाँ तक, और इसके पीछे हमने यहाँ तक इसको खींचा, तो ये इन आपस में ये आई पर काटती है। इसका मतलब है कि ये आई पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब है कि बिंदु आई पर इनका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो मैं इसकी थोड़ी थ्योरी लिखाने से आपको बच रहा हूं, मैं आपको गोले दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। आप मान लीजिए S डैश SP S डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसके मुख अक्ष OCP इसका मुख अक्ष है, और इसके मुख अक्ष पर स्थित किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के बिंदु A पर टकराती है। ठीक है, A और C को मिलाया, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है तो फिर ये इस पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब हो जाएगा
ऐसा होने से ये प्रकाश की जो किरण है वो क्या, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो फिर जो और एक प्रकाश किरण बिंदु ओ से चलने वाली प्रकाश किरण पी से होकर गुजर जाएगी, जिसमें कोई विचलन नहीं होगा। अब ये किरणें एक दूसरे से मिलेगी नहीं, तो फिर इनको पीछे हटाया, इनको पीछे हटाने पर एक दूसरे को बिंदु आई पर काटती हैं, जो कि इनका एक आभासी प्रतिबिंब होगा। इतनी आप थ्योरी लिख सकते हैं। अब इस कोण को अगर अल्फा मान लें, इस कोण को हम बीटा मान ले रहे हैं और इस कोण को हम गामा, इसको अल्फा नाम दे दिया, इसको बीटा, इसको गामा, इसे आप एच कह लीजिए, छोटी वाली एच यहां से, ठीक है, इसे एच कह लीजिए, इस ऊंचाई को एच कह लीजिएगा। अब है क्या, ध्यान दें, बहुत ध्यान देने की बात है, और आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप मैंने समझाया, समझ में आया। ये एस पी एस डैश एक अवतल पृष्ठ है, जिसमें एक विरल माध्यम है जिसका परिणाम n1 है, और या ऐसे लिखिए, ये इस माध्यम को दो भागों में बांटता है। एक विरल माध्यम n1 है जिसका परिणाम, एक दूसरा माध्यम सघन माध्यम है जिसका परिणाम n2 है। और इसका मुखअक्ष CP इसका मुखअक्ष है, और इसके मुखअक्ष पर स्थित एक बिंदु O पर कोई वस्तु रखी, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के बिंदु A से टकराती है, और जब टकराती है A और C को मिला दिया, जो इनका अविलंब होगा, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक गई। अब एक किरण सीधी जाती है, जो CP के माध्यम से सीधी चली जाती है, P से होती सीधी चली जाती है, इसमें कोई विचलन नहीं होगा, अर्थात ये प्रकाश किरण एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। फिर हम इन कोणों को पीछे बढ़ाते हैं, पीछे मिलाते हुए ये एक दूसरे को बिंदु आई पर काटती हैं, अर्थात बिंदु आई पर इनका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहां तक शायद समझ में आया होगा आप लोगों के। अब इनको थोड़ा नाम दे सकते हैं कि माना AOI बराबर लिख लीजिए कोण अल्फा, AIC बराबर कर लीजिए बीटा, A गामा M बराबर मान लीजिए ACM बराबर गामा मान लीजिए, और AM बराबर स्मॉल h मान लीजिए। इतना लिख देंगे, इतनी मैंने जो थ्योरी बताई वो लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे, माना ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा, ये कोण गामा, और AM बराबर h है। यहां तक शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने 10th या 9th में एक थ्योरम चला करती थी, जिसमें एक बहस कोण बना करता था। बहस कोण क्या होता है, अगर ये कोण है, ये सुदूर कोण हुआ करते थे, अब तो बहुत कम है, इनका नाम था सुदूर कोण। क्या नाम था? सुदूर कोण। और इसका नाम होता था बहिष कोण। बहिष कोण होता था। तो जो बहिष कोण है वो सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। एक थ्योरम हुआ करती थी, तो इसी के माध्यम से हम अब आपको इसमें ले चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये अविलंब है, जब उसको पीछे हटाया तो ये कौन सी कण हो गई? कौन सी कण हो गई? अपवर्तित। तो ये कोण आपका क्या होगा? ये वाला आर मान सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोण आर हो गया, ठीक है बेटे। तो चलिए मैं बात शुरू करता हूं। त्रिभुज IA M में, त्रिभुज IAM में, इसमें ले लीजिए। ये कोण जो गामा है, वो गामा आपको कितना दिखाई दे रहा है? इसमें लिया IAM में, तो अगर ये कोण गामा है तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये यहां ध्यान नहीं दे पा रहे, या ऐसा करिए आप AOM में ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ले लें, AOM में ले लीजिए, या हाँ वो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा ध्यान दें तो मैं समझता हूं मैं आपको समझा पाऊंगा। अच्छा, पहले तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें आप, क्योंकि ये नंबर की थोड़ी गलत हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान
पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो शायद मैं समझता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखें आप, मैंने IAM की बात की, IAM में ले लीजिए, ये कोण कितना, गामा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके पीछे कौन सा कोण बना है, आर और बीटा। तो क्या हो, बीटा प्लस आर। क्या हो गया बेटा, बीटा प्लस आर। अच्छा, इसमें अगर आर का मान निकालें आप, तो ये इसको गामा माइनस बीटा, इसे समीकरण नंबर आप कह सकते। त्रिभुज AOM में ले लीजिए, AOM में ले लीजिए, इस बीच को मान लीजिए नहीं है, तो ये गामा है और ये पूरी I है, ये अल्फा है, तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस I बराबर निकालें तो गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब देखें, अच्छा एक बात बताइए, चलो कोई बात नहीं, पहले लिख लीजिए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल ने क्या बताया था, साइन I बटे साइन R बराबर क्या था, अपवर्तनांक, यानी इस माध्यम से इस माध्यम में आ रहा है, तो यहां हम लिख सकते हैं N2 बटे N1। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और माने, इस समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए फिलहाल। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, अब पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, पृष्ठ का व्यास छोटा है, व्यास छोटा है। देखिए, जब पृष्ठ का व्यास छोटा होगा, यानी कि इसका मतलब है कि पृष्ठ ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं है, वो थोड़ा इस तरह सपाट जैसी पोजीशन है, तो उस स्थिति में जो ये कोण है I और R है वो बहुत कम। और आप जानते होंगे क्योंकि फिजिक्स जो होती है वो मैथ से ज्यादा रिलेटिव होती है, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है जब कोई चीज बहुत माइनर होती है। तो साइन I बराबर क्या हो जाएगा, I, तथा साइन R बराबर क्या हो जाएगा, R। अतः I बटे R बराबर हो जाएगा N2 बटे N1। क्या हो जाएगा, N2 बटे N1। अब थोड़ा यहां से ध्यान दें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो I N1 बराबर R N2, इसे समीकरण नंबर 4 का नाम आप दे सकते। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक मैं आपको समझा पा रहा हूँ बढ़िया करके। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, इसका पृष्ठ बहुत छोटा है, अच्छा ये यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब इसमें ये करिए, समीकरण 1 कामा 2 व 4 से इनसे ले लीजिए, सभी से क्या होगा, जो सबसे लेंगे तो I का मान है कितना है, गामा माइनस अल्फा, और यह क्या हो जाएगा I बराबर, ये क्या है R और N, एक मिनट N2 रहेगा, एक मिनट I का मान ये लगाया आपने, बेटा जरा रेड कलम लाना। देखिए, कोशिश करिए समझने की आप, I का मान है N1 को N1 रहने दीजिए, I का मान है गामा माइनस अल्फा, और यहाँ N2 है, इस R का मान हो जाएगा गामा माइनस बीटा। यहां तक मैं समझता हूं आपको, इसे समीकरण नंबर 5 ले लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये रिलेशन था। इस रिलेशन में हम चाहें तो N1 की मल्टीप्लाई कर दें तो गामा हो जाएगा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा।
ऐसा कर सकते हैं, एन टू बीटा इधर ले आइए, एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा और गामा एक तरफ ले लीजिए, एन टू गामा माइनस एन वन गामा। एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा, यहाँ गामा कॉमन है, यहाँ रह जाएगा एन टू माइनस एन। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए पृष्ठ का व्यास छोटा है, पृष्ठ का व्यास छोटा है। देखिए जब पृष्ठ का व्यास छोटा है तो अगर आप टेन थीटा की वैल्यू लेंगे या साइन थीटा की, क्योंकि मैंने बताया है टेन जीरो का मान जीरो होता है, साइन जीरो का मान भी जीरो होता है। तो अगर आप यहाँ टेन थीटा किसी त्रिभुज में लेंगे तो वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब छोटा होने के लिए टेन थीटा बराबर थीटा ही रहेगा और साइन थीटा बराबर थीटा रहेगा। तो त्रिभुज CMA में CMA की बात करते हैं हम। अच्छा एक बात और है, जब ये छोटा होगा, जब ये छोटा होगा तो यहां लिख सकते हैं CM बराबर आप CP भी कर सकते हैं, यानी ये बिंदु लगो यहां पर होगा तो CMA में देखें आप यह लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है h बटे लंब बटे आधार, आधार की जगह आप कर सकते हो OM, और OM की जगह आप लिख सकते हो, यहाँ OM लिखा है, OM की जगह OP भी कर सकते हो। और H का मान तो H है और इस P की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये दूरी कितनी -u, ठीक है। और इसे बराबर मैंने कहा अल्फा कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा कोण है इसलिए आप अल्फा का नाम दे सकते। अब देखें त्रिभुज नहीं, यहां लिखना चाहिए AOM, यहां लेना AOM, ठीक है। दूसरा देखें आप त्रिभुज AIM में tan बीटा h बटे क्या हो जाएगा IM h बटे IM कितना है, IM को सॉरी आप IP भी कर सकते हैं और h बटे इसकी वैल्यू कितनी है -b, और इसको आप बीटा भी कह सकते हैं, ठीक है बेटे। अब देखें त्रिभुज ACM में, ACM की जब आप बात करेंगे तो कोण कितना है गामा, tan गामा बराबर हो सकता है h बटे CM, और CM की जगह आप CP भी कर सकते हैं और h बटे CP का मान कितना -r, ठीक है। और इसको बराबर आप क्या कर सकते हो गामा, ठीक है। ऐसे आप कोई नंबर शायद सिर्फ 6 नंबर दे दीजिए, तो यहां लिख दीजिए समीकरण 6 में अल्फा बीटा तथा गामा के मान रखने पर ये मान आप इसमें रख दीजिएगा, ठीक है। रखते हैं हम, यहां जाइए n2 बीटा की वैल्यू कितनी है -h बटे b माइनस n1 अल्फा की वैल्यू है आपकी -h बटे u बराबर, गामा की वैल्यू है आपके सामने गिवन है -h बटे r, और यहाँ n2 माइनस n1 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दें, यहां बेटा आप चाहो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -n2h अपान b प्लस n1h अपॉन u -h अपॉन r n2 माइनस n,
शायद मेरे हिसाब से विजिबल कम हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा ऐसा करें, माइनस एच कॉमन ले लिया, तो माइनस एच कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या है N2/V, यहाँ माइनस आ जाएगा N1/U, और यहाँ माइनस एच तो है ही, इंटू 1/R कर सकते हैं आप, N2 - N, ये दोनों कट गए, ठीक है। और ये आपका फार्मूला हो गया N2/V माइनस N1/U बराबर N2 - N1/R, यही आपका रिलेशन है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है अवतल पृष्ठ के लिए, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक के लिए ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर मैं आपको आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इतना भी लिख सकते हैं, और कभी कभार लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, N1 से आप इसे 1/N1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। या N1 कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जैसे आपकी मर्जी है। तो यहाँ चाहें तो N1 कॉमन ले लें, तो N1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन ले रहे हैं आप N1, जब यहाँ कॉमन ले तो यहाँ तो N1 है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा N2/N1, और नीचे रह जाएगा V, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/U बराबर, यहाँ भी आप N1 कॉमन ले, यहाँ आ जाएगा N2/N1 माइनस 1/R, ये N1 कट जाएगा, और ये N2 है, N2/N, आपको मालूम है कि जैसे लिखा था अपवर्तनांक होता है 1N2, तो N2/N1 हो गया। तो क्या हो गया कि विरल सरल माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं N/V माइनस 1/U बराबर N - 1/R, इसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और आप इसे नोट कर लें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसको ले सकते हैं।